हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज के इस पार्टिकुलर लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ऑलरेडी इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है ना। टोटल 3 लेक्चर्स में हम लोगों ने चैप्टर 6 को डन किया है। ठीक है, आज हम लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एंड एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस, इन दोनों ही क्वेश्चंस को कम्प्लीटली यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बट स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मैंने जो लेक्चर लिया था उसमें इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को मैंने ऑलरेडी साथ साथ उसे भी वहाँ पे डिस्कस कर दिया था, है ना। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को हम साथ लेकर के चल रहे थे। तो बिकॉज टाइम बहुत कम है और वैसे भी बहुत डिले हो चुका है, ऑलरेडी मैं बहुत डिले हो चल रही हूँ, तो यहाँ पे मैं फिर से इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करूँगी। ठीक है, मैंने इसमें आपकी सहूलियत के लिए मैंने इनपुट कर दिया है, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे इन्वॉल्व कर दिया है, लेकिन उसे मैं यहाँ पे फिर से डिस्कस नहीं करूँगी। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस की, जो कि 12 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है, तो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है, लेकिन बस सिर्फ और सिर्फ हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चंस को, एक्सरसाइज क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप देख लो, ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि पेज नंबर 105 में दिया हुआ था, 5 क्वेश्चंस। तो वो फर्स्ट, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि ये टोटल चैप्टर जो है वो 3 सब टॉपिक्स में बटा हुआ है, 3 मेजर टॉपिक्स में ये बटा हुआ है ना। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था नर्वस सिस्टम से, तो फिर नर्वस सिस्टम के बाद ये 5 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग, तो वो यहाँ पे मेंशन है। व्हाट हैपेंस एट द साइनेप्स बिटवीन 2 न्यूरॉन्स। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है ना, इन टेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देना है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, उससे पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, और इधर उधर से कुछ भी क्वेश्चन आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, है ना, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन, इन दोनों को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लो। और फिर मैं एग्जाम्पलर भी कराते चल रही हूँ, तो आप एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को भी आप करते चलोगे तो ये आपके लिए इनफ होगा। मैंने बार बार इस बात को ऑलरेडी कहा हुआ है। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम, जो कि होता है सेरिबेलम, तो वो यहाँ पे है। उसके बाद फिर है हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती, अगरबत्ती की स्मेल हम कैसे डिटेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे नोज में, जो उसे डिटेक्ट करते हैं और 4 ब्रेन को भेजते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है इस पेज नंबर 105 का, व्हाट इज द रोल ऑफ द ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का क्या रोल होता है ना। रिफ्लेक्स एक्शन को एक्चुअली हैंडल करती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, और फिर उस मैसेज को वो ब्रेन के पास भेज देती है ताकि वो उसे स्टोर करे फर्दर फ्यूचर के लिए, है ना। फिर आता है आपका सेकंड पार्ट से ये क्वेश्चंस हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, है ना। तो उससे ये 5 क्वेश्चन है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट्स ऑफ अ शूट टुवर्ड्स लाइट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे ये दोनों अलग अलग हैं। तो सेंसिटिव प्लांट्स की लीव में जो मूवमेंट होता है वो नेस्टिक मूवमेंट होता है, एंड शूट जो लाइट की तरफ बेंडिंग शो करता है वो मूवमेंट क्या होता है, उसको कहते हैं ट्रॉपिज्म या ट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आप यहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं, मैंने एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया है, यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगी इन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट हार्मोन दैट प्रोमोट्स ग्रोथ, तो 3 प्लांट हार्मोन होते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, तीनों नाम आपको याद होना चाहिए। 2 इनहिबिटरी हार्मोन्स के नाम याद रखने हैं, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। इथाइलिन तो फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है, तो ये तो आपको पता होना भी चाहिए, जनरल नॉलेज में भी ये क्वेश्चंस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू ऑक्सिन्स प्रोमोट द ग्रोथ ऑफ अ टेंड्रिल अराउंड अ सपोर्ट, टेंड्रिल का जो ग्रोथ होता है वो ऑक्सिन उसमें किस तरह से सपोर्ट करता है। ऑक्सिन जो है सेल के इलोंगेशन में हेल्प करता है, तो इस तरह से सेल इलोंगेट होकर के वहाँ पे क्वाइल्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट है डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डिमॉन्स्ट्रेट हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट लिखना है। एक्सरसाइज क्वेश्चन में आपको फोटोट्रोपिज्म से पूछा हुआ है, तो ये भी जो टाइप्स हैं ट्रोपिज्म के वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान से स्टडी करेंगे। उसके बाद लास्ट पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं, दैट इज जो हमने कल डिस्कस किया था, केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, एनिमल्स में किस तरह से केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ, ये मैंने खुद से यहाँ पे डाल दिया है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में किस तरह से वर्क करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज द यूज ऑफ आयोडाइज सॉल्ट एडवाइजेबल, आयोडाइज्ड सॉल्ट लेने के लिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि आयोडीन का यूज़ करके थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन का सिक्रीशन करती है, दैट इज़ थायरॉक्सिन, और थायरॉक्सिन ही वो हार्मोन है जो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, उसको पचाने में हेल्प करता है। अगर ये प्रोड्यूस नहीं हुआ तो फिर हमें हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है और हमें गोइटर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज आवर बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनलिन इज सिक्रेटेड इनटू द ब्लड। एड्रेनलिन जब सिक्रीट होता है तो क्या होती है? हार्ट बीट तेज हो जाती है, इसके साथ साथ ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाती है, डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से ब्रीदिंग रेट भी इंक्रीज हो जाती है। तो ये था कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट है लास्ट, व्हाई आर सम पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन। कुछ डायबिटिक पेशेंट को इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों दिया जाता है? क्योंकि इंसुलिन ही वो हार्मोन है जो कि पैंक्रियास से रिलीज होता है और ये हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है ना। तो डायबिटीज़ कब होता है? जब ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है। तो इस हाई लेवल को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। अब आइए हम लोग आज के एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन। इसमें से आपको बताना है कि प्लांट हार्मोन कौन है। इंसुलिन, इंसुलिन जो कि हमारे कहाँ से रिलीज होता है? ये पैंक्रियास से रिलीज होता है, राइट। तो ये तो एनिमल हार्मोन है, ना कि प्लांट हार्मोन है। थायरॉक्सिन हार्मोन अभी अभी हमने डिस्कस किया, थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। एंड एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन ओवरी से रिलीज होता है, ओवरी प्रोड्यूस एंड सिक्रीट करती है। एंड साइटोकाइनिन, ये एक फाइटो हार्मोन है, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। साइटोकाइनिन का क्या काम है? ये कैसा हार्मोन है? ग्रोथ प्रोमोटिंग है या ग्रोथ इनहिबिटरी है? तो दिस इज ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन। एंड ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सेल का डिवीजन जल्दी जल्दी करवाता है, जिसकी वजह से सेल का नंबर इंक्रीज होता है और ग्रोथ फास्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड, दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है उसको क्या कहते हैं? साइनेप्स कहते हैं। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। डेंड्राइट्स क्या होता है? जो स्टिमुलस को रिसीव करता है वो होता है डेंड्राइट्स, है ना, जो ब्रांच्ड पार्ट होते हैं। एक्सॉन, जहाँ से इम्पल्सेस ट्रांसफर होते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, वो होता है एक्सॉन। इम्पल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं जो कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचते हैं, ये इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ब्रेन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन ए थिंकिंग, ऑप्शन बी रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, ऑप्शन सी बैलेंसिंग द बॉडी एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो बिल्कुल सारी चीज़ों के लिए हमारा ब्रेन ही रिस्पॉन्सिबल होता है, थिंकिंग के लिए भी, रेगुलेटिंग द हार्ट बीट को भी यही रेगुलेट करता है, हमारी बॉडी को बैलेंसिंग करने में भी ये हेल्प करता है। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। और अगर हम पार्ट की बात करें, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जा सकता है किसी एक स्पेसिफिक पार्ट को लेकर के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फॉर ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो क्या होगा इसमें से? थिंकिंग, राइट। अगर आपको यहाँ पे हाइंड ब्रेन दिया हुआ होता तो हाइंड ब्रेन क्या करता है? हाइंड ब्रेन का एक पार्ट होता है सेरिबेलम, जो कि हमारी बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होता। अगर आपसे पूछा जाता यहाँ पे मिड ब्रेन, तो मिड ब्रेन क्या करता है? ये हाइंड ब्रेन के साथ कोरिलेट होकर के काम करता है। तो इसके लिए आप रेगुलेटिंग दी हार्ट बीट ये टिक कर सकते थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर्स इन आवर बॉडी? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर्स इन आवर बॉडी? रिसेप्टर्स का क्या काम होता है हमारी बॉडी में? रिसेप्टर्स एक ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कि हमारे सेंस ऑर्गन में लोकेटेड होते हैं। सेंस ऑर्गन में जो नर्व सेल पाई जाती है उसके टिप पर प्रेजेंट होता है एक स्पेशल टाइप का सेल या प्रोटीन जिसे हम कहते हैं रिसेप्टर। और ये क्या करती है? ये बाहर से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है, डिटेक्ट करती है और फौरन से डेंड्राइट्स को सेंड करती है। ओके, नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में? थिंक ऑफ सिचुएशंस वेयर रिसेप्टर्स डू नॉट वर्क प्रॉपर्ली। ऐसे सिचुएशंस के बारे में बताना है कि जहाँ पे रिसेप्टर अच्छे से काम नहीं करता है। ऐसी सिचुएशन को आप सोचिए और फिर बताइए कि व्हाट प्रॉब्लम्स आर लाइकली टू अराइज। जब रिसेप्टर्स अच्छे से काम नहीं करेंगे तो कैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, ये पूछा जा रहा है। तो
अगर रिसेप्टर्स अच्छे से काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, इन्फॉर्मेशन हमारी बॉडी को नहीं मिल पाएगी, है ना। इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द इन्वायरमेंट विल बी डिले होगा इसको स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन तक पहुंचने में, जिसकी वजह से क्या होगा, इन्वायरमेंटल स्टिमुलस, जैसे कि हमने किसी गर्म चीज़ को टच किया तो वो सेंस कौन करता है, रिसेप्टर्स सेंस करते हैं। तो अगर रिसेप्टर्स ही डैमेज हो जाएंगे तो फिर हम हॉट ऑब्जेक्ट को पकड़ लेंगे आसानी से और हमें हार्म पहुंचेगा, है ना, हमारी स्किन जो है वो डैमेज हो जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं रिसेप्टर्स के डैमेज होने की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। तो आपको जितने भी इस चैप्टर में लाइफ प्रोसेस में डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये सारे सिस्टम्स की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ड्राइंग की। एंड इस चैप्टर में भी जो दिया हुआ है आपको ब्रेन का स्ट्रक्चर, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, तो ये भी आपको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपसे पूछा जा सकता है, अगर नहीं भी पूछा जाता है तो फिर भी आपको इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप अच्छे से फिगर की प्रैक्टिस कर लेते हो तो फिर आपको ये लेबलिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि लेबलिंग से क्वेश्चन तो आता है ना। आपको ये डायग्राम दिया हुआ रहेगा और यहाँ से आपको यहाँ पे ए लिख देगा, यहाँ पे 1 2 ऐसे करके नंबरिंग दिया हुआ रहेगा और आपको ऑप्शन दे देगा कि 1 में क्या होगा, 2 में क्या होगा, ये इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर न्यूरॉन का ड्रॉ करना है और उसके बाद इसके फंक्शंस को एक्सप्लेन करना है। तो हम पहले नर्व सेल न्यूरॉन क्या होते हैं उसको हम पहले डिफाइन करेंगे। नर्व सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। उसके बाद हमें ये इस तरह से अच्छा सा एकदम क्लीन डायग्राम बनाना है। उसके बाद फिर हम इसके पार्ट्स को डिस्कस करेंगे एंड देन इसके फंक्शन। मेन क्या है क्वेश्चन में कि एक्सप्लेन इट्स फंक्शन, तो फंक्शन पे मेन हमें फोकस करना है और फंक्शन को अच्छे से डिटेल्स में एक्सप्लेन करना है ना। तो फंक्शन क्या होता है नर्व सेल का, ये इंफॉर्मेशन को बाहर से कलेक्ट करती है। किस रूप में कलेक्ट करती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में, है ना, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में रिसीव करती है जिसे हम कहते हैं नर्व इम्पल्सेस। और उसके बाद उसे हमारे ब्रेन की या स्पाइनल कॉर्ड में जो प्रेजेंट है सेल्स वो रिसीव करती हैं और उसे स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन में भेजती है। फिर वहाँ पे उसका इंटरप्रिटेशन होता है, डिकोडिंग होती है और फिर ब्रेन उस चीज़ को समझ करके मैसेज भेजता है मोटर न्यूरॉन के थ्रू टारगेट ऑर्गन्स के पास, जिसे हम कहते हैं इफेक्टर, ठीक है। तो इस तरह से न्यूरॉन फंक्शन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज फोटोट्रोपिज्म अकर इन प्लांट। हाइड्रोट्रोपिज्म आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पे फोटोट्रोपिज्म पूछा जा रहा है कि कैसे होता है ये बताने के लिए। तो सबसे पहले हम फोटोट्रोपिज्म इस टर्म को डिफाइन करेंगे कि ये क्या होता है। तो फोटोट्रोपिज्म किसे कहते हैं, डायरेक्शनल मूवमेंट टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द सनलाइट। सनलाइट के रिस्पॉन्स में जब प्लांट डायरेक्शनल मूवमेंट शो करते हैं तो दिस इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म, ओके। ये फोटोट्रोपिज्म एक्चुअली में हार्मोन की वजह से होता है जिसका नाम है ऑक्सिन। होता क्या है कि जब सनलाइट आ रही होती है, जब सनलाइट इस लीफ पे पड़ती है ना, या फिर कोई भी प्लांट है उस पे पड़ती है, तो क्या होता है कि इस प्लांट का शूट टिप जो होता है उस वहाँ पे प्रेजेंट होती है ऑक्सिन, वहाँ पे ऑक्सिन की सिंथेसिस होती है। और जैसे ही सनलाइट आ रही होती है, सनलाइट के आने की वजह से उसे ऑक्सिन का जो सिंथेसिस है वो इंक्रीज हो जाता है और ऑक्सिन इसके जस्ट अपोजिट वाले एरिया में, शेडिड एरिया में ऑक्सिन का कंसेंट्रेशन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। उस ऑक्सिन के कंसेंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से, बिकॉज ऑक्सिन का क्या काम है, सेल इलोंगेशन करना, है ना। तो ऑक्सिन क्या करती है, सेल को इलोंगेट करना स्टार्ट कर देती है कंसेंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से, जिसकी वजह से शेडी एरिया के जो सेल्स होते हैं वो इलोंगेट हो जाती हैं और वो लाइट की तरफ इसी की वजह से बेंडिंग शो करती है, जिसे हम कहते हैं फोटोट्रोपिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिग्नल विल गेट डिस्टर्बेड इन केस ऑफ एन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, ओके। तो कौन से सिग्नल्स डिसरप्ट होंगी अगर हमारा स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड हो जाता है तो स्पाइनल कॉर्ड से तो जो सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेकर के जा रही है वो भी इस स्पाइनल कॉर्ड के पास आती है ना, यहाँ से स्टिमुलस को लेकर के, एंड फिर यहाँ से ये भेजता है ब्रेन के पास और फिर ब्रेन से जो दूसरी न्यूरॉन लेकर के आती हैं वो भी इसी के थ्रू क्रॉस करती हुई जाती है। तो डैट मीन्स कि जो स्टिमुलस लेकर के आ रही है इंफॉर्मेशन को, वो वाली सिग्नल्स भी
द सिग्नल्स कमिंग फ्रॉम सेंसरी नर्व से जो सिग्नल आ रहा है वो भी, एंड द सिग्नल कमिंग टू द इफेक्टर्स। फिर ब्रेन जो इसे भेजेगा तो वो भी तो इस स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही आएगी ना हमारे इफेक्टर सेल्स के पास। तो दोनों ही तरह की सिग्नल्स डिसरप्ट होंगी अगर हमारी स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड हो जाती हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर इन प्लांट। अब प्लांट्स में केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा गया था एनिमल्स में किस तरह से होता है, तो अगेन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है या तो प्लांट के बारे में या फिर एनिमल्स के बारे में। ठीक है, इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ डज न्यूरल कोऑर्डिनेशन अकर इन एनिमल्स या प्लांट। प्लांट में तो नहीं होता है, एनिमल्स में। ठीक है, तो प्लांट्स में भी केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? केमिकल मैसेंजर के थ्रू, दैट इज कॉल्ड फाइटो हार्मोन्स, राइट। फाइटो हार्मोन्स, फाइटो मीन्स होता है प्लांट। अब ये फाइटो हार्मोन्स के थ्रू कैसे होता है? तो फाइटो हार्मोन्स की सिंथेसिस होती है, किसी एक पार्ट में वो सिंथेसिस होती है फाइटो हार्मोन्स की, और उसके बाद प्लांट्स के, है ना, ये प्लांट्स है तो प्लांट्स के किसी एक पार्ट में मान लो यहाँ पे सिंथेसिस हुई, और यहाँ से जिस पार्ट में प्लांट्स की जरूरत होती है इस ऑक्सीजन की, मान लेते हैं ऑक्सीजन है ना, किसी भी हार्मोन्स की किसी एक पार्ट में सिंथेसिस होती है और वहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है हर जगह पे। ओके, अब इन हार्मोन्स में दो तरह के हार्मोन्स होते हैं, एक होता है ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स और एक होता है ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन्स। ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स के नाम आपको बता देने हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन एंड साइटोकाइनिन्स, दैट हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट। बट प्लांट्स को अपने कभी कभी ग्रोथ को स्टॉप करने की भी जरूरत होती है, जिसके लिए ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन्स उसमें पाए जाते हैं, दैट इज एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। Okay, so this is how chemical coordination occur in plants. Okay, next question, what is the need for a system of control and coordination in an organism? organism में control and coordination के लिए एक system का होना क्यों ज़रूरी है? तो क्यों ज़रूरी है? अगर हमारे अंदर, अगर हमारी बॉडी में इतने ब्रॉड सिस्टम है, हमारी बॉडी में इतने सारे ऑर्गन्स हैं, अगर उन्हें कंट्रोल करने वाला कोई सिस्टम नहीं होगा तो हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शनिंग नहीं कर पाएगी, इसका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, राइट। हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को हार्मफुल कंडीशंस से बचाने में हेल्प नहीं मिल पाएगी, है ना। ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, न्यूरल टिश्यूज़ है, रिसेप्टर सेल्स हैं, इसी की वजह से तो हमें पता चलता है कि हमें हार्मफुल कंडीशंस के बारे में पता चल पाता है, राइट। हमारी बॉडी को हार्मफुल कंडीशंस से प्रोटेक्ट किया जा सके, इसके लिए केमिकल कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम होना ज़रूरी है। टू इंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग एंड सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शंस जो होते हैं, जो हमारी मर्जी के या हमारे ब्रेन के कंट्रोल में जो सिस्टम होता है, जो एक्शंस हम करते हैं डे बाई डे, उन्हें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने के लिए ज़रूरी है। एंड टू हैव द कैपेबिलिटी टू थिंक एंड लर्न फॉर रिस्पॉन्डिंग टू एनी स्टिमुलाई, किसी भी स्टिमुलस पे रिस्पॉन्स करने के लिए या थिंक करने के लिए कोऑर्डिनेशन सिस्टम का होना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर इनवॉलंटरी एक्शंस एंड रिफ्लेक्स एक्शंस डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इनवॉलेंट्री एक्शंस एंड रिफ्लेक्स एक्शंस, ये दोनों एक दूसरे से कैसे डिफर हैं, ये आपको बताना है। तो इनवॉलेंट्री एक्शंस वो होते हैं जो जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन को भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट इसके साथ साथ इसमें क्या होता है, ये किसी चीज़ के रिस्पॉन्ड में, ये एक सडन एक्शन है, बिना सोचे समझे हो जाने वाला, है ना। ये अनकॉन्शियसली होता है, यहाँ पे आपको लिख सकते हो, ये कॉन्शियसली हैपन होता है एंड ये अनकॉन्शियसली होता है। ठीक है, इसके लिए कोई स्टिमुलस की जरूरत नहीं होती है, बट रिफ्लेक्स एक्शन रिक्वायर स्टिमुलस टू एक्ट। हमारे सेंस ऑर्गन में कोई स्टिमुलस मिलता है, हमारे सेंस ऑर्गन को कोई स्टिमुलस मिलता है, तभी रिफ्लेक्स एक्शन होता है। जैसे कि हमने गर्म चीज़ को टच किया तभी हम हाथ पीछे करेंगे, है ना। दिस एक्शंस आर कंट्रोल बाय ब्रेन। इनवॉलंटरी एक्शंस को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, बट रिफ्लेक्स एक्शन को स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है। ठीक है,
इसके बाद दे डू नॉट इन्वॉल्व स्केलेटल मसल, इसमें इनवॉलेंट्री एक्शंस में स्केलेटल मसल का कोई रोल नहीं होता है ना। इनवॉलेंट्री एक्शंस कहाँ कहाँ पे होती हैं जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि हार्ट बीट, तो हार्ट हमारे हाथ में थोड़ी, हम नहीं कंट्रोल कर सकते हैं उसे, राइट। तो वहाँ पे कौन सी मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल्स नहीं होती हैं, वहाँ पे कार्डियक मसल्स होती हैं, राइट। लेकिन रिफ्लेक्स एक्शंस जो होते हैं वहाँ पे स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि हमारे हाथ पैर, है ना। इनवॉलेंट्री एक्शंस कभी कभी स्लो भी हो सकता है, फास्ट भी हो सकता है, लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन हमेशा क्विकली होता है ना। इनवॉलेंट्री एक्शंस के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ब्रीदिंग, डाइजेशन, हार्ट बीट हो गया, ब्रीदिंग रेट हो गई, ये सारे एक्शंस जो हैं वो क्या हो गए, इनवॉलेंट्री एक्शंस हो गए। लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन में कफिंग, अचानक से खांसी हो जाना, स्नीजिंग, छींक आ जाना, अचानक से किसी गर्म चीज़ को हमने टच किया और हमने अपना हाथ पीछे कर लिया, तो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंपेयर एंड कंट्रास्ट नर्वस एंड हार्मोनल मैकेनिज्म फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एनिमल्स में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के लिए जो दो तरह के सिस्टम्स होते हैं, एक होता है नर्वस सिस्टम और एक होता है हार्मोनल सिस्टम। उन दोनों सिस्टम्स को यहाँ पे आपको कंपेयर करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे भी लिख सकते हो। इसे आप इस स्पीड को यहाँ पे हमने हेडिंग दे दिया इस तरह से, स्पीड, और उसके बाद इन दोनों बातों को आप एक लाइन में लिख सकते हो कि नर्वस सिस्टम सिग्नल्स ट्रेवल क्विकली व्हाइल हार्मोनल सिग्नल्स, नर्वस सिस्टम सिग्नल्स ट्रेवल क्विकली और हार्मोनल सिग्नल्स ट्रेवल मोर स्लोली। उसके बाद फिर दूसरा हेडिंग दे करके आप इन दोनों टर्म को एक साथ व्हाइल करके वेयर एज करके लिख सकते हैं, या फिर टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्पीड, न्यूरल सिग्नल्स की जो स्पीड होती है वो फास्ट होती है, हार्मोनल सिग्नल्स की स्लो होती है। ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो ये शॉर्ट लाइव्ड होता है ना। न्यूरल रिस्पॉन्सेज जो होते हैं वो शॉर्ट लाइव्ड होते हैं, लेकिन हार्मोनल रिस्पॉन्सेज आर लॉन्गर लास्टिंग। ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें ट्रांसमिशन नर्वस सिस्टम में किसके थ्रू होता है, न्यूरॉन्स के थ्रू, बट हार्मोनल सिस्टम में डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं और ब्लड स्ट्रीम उसे कैरी करके डिफरेंट ऑर्गन्स तक ट्रांसमिट करता है। इसमें किस तरह के सिग्नल्स होते हैं, तो इनमें जो सिग्नल जनरेट होता है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में जनरेट होता है। एंड हार्मोनल सिस्टम दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम्स में हार्मोन्स बेसिकली सिग्नल्स का काम करते हैं, रोल प्ले करते हैं, है ना। नर्वस सिस्टम्स के कंपोनेंट्स की बात करें तो ये न्यूरॉन का बना हुआ होता है, बट हार्मोनल सिस्टम दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम इज मेड अप ऑफ ग्लैंड्स, है ना। और ग्लैंड्स क्या करती हैं, हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं। कौन सी ग्लैंड करती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड करती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड का क्या काम होता है, वो हार्मोन्स के अलावा बाकी जितने भी सिक्रीशंस होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड से होते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैनर in which movement takes place in sensitive plant and the movement in our legs। उस मैनर के बीच क्या डिफरेंस है, सेंसिटिव प्लांट्स में जो मूवमेंट होता है वो और हमारे लेग्स में जो मूवमेंट होता है वो, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है ये बताना है। तो सेंसिटिव प्लांट्स में जो मूवमेंट होता है वो इनवॉलेंट्री होता है, राइट। लेकिन हम जो अपने हाथ पैर हिलाते हैं तो वो तो वॉलंटरी एक्शन होता है। तो पहला डिफरेंस ये हो गया। सेकंड, इसमें सेंसिटिव प्लांट्स में जो टिश्यूज, इसमें जो मूवमेंट हो रहा है नेस्टिक मूवमेंट, उसके लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स, स्पेसिफिक टिश्यूज नहीं होती हैं प्लांट्स में, राइट, जो कि इंफॉर्मेशन को यहाँ वहाँ करें। इसमें सिर्फ और सिर्फ सेल टू सेल कम्युनिकेशन होता है, कोई टिश्यूज नहीं होती हैं। लेकिन हमारे बॉडी में एक कंप्लीट नर्वस सिस्टम होता है इस काम को परफॉर्म करने के लिए। सेकंड डिफरेंस। थर्ड, प्लांट सेल्स भी अपना शेप चेंज करते हैं, लेकिन इसमें कोई स्पेशलाइज्ड प्रोटीन नहीं होती है हमारी तरह। इनमें किस तरह से शेप चेंज होता है, अमाउंट ऑफ वाटर को चेंज करके, है ना। कहीं पे ज़्यादा अमाउंट हो गया तो स्वेलिंग हो जाती है, जिसको हम कहते हैं स्वेलिंग्स। प्लांट सेल्स स्वेल और श्रिंक होकर के अपना शेप चेंज करते हैं। लेकिन एनिमल सेल्स में एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स होता है जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स में अरेंजमेंट होता है जिसकी वजह से मसल सेल्स अपना शेप चेंज करती हैं और हम रिस्पॉन्स दे पाते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ 12 क्वेश्चंस टोटल जो कि हमने डिस्कस कर लिया। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय।